भारत आज़ाद हुआ, खुद मुख्तार हुआ, तो भारत के प्रधानमंत्री नेहरू ने फॉरेन पॉलिसी के मामले में नैम का रुख अपनाया। नॉन अलायंस मूवमेंट। ये वो दौर था जब शीत युद्ध का दौर चल रहा था। वैचारिक तौर पर दुनिया दो भागों में बटी हुई थी। नैम को मुझे लग रहा है 2014 के बाद पूर्ण रूप से खत्म करने का प्रयास किया गया है, और ये इसलिए नहीं किया गया है कि नैम का महत्व नहीं था, इसलिए क्योंकि नैम को नेहरू जी ने शुरू किया था। अब जैसे कि ईरान हमेशा से ही भारत के साथ रहा और भारत का समर्थन कर रहा हर एक मुद्दे पे। मालदीव ने भी करा लंबे समय तक हर एक मुद्दे ने। वेनेजुएला हमेशा से भारत के साथ रहा है। आप यदि उनके साथ तानाशाही हो रही है, उनके साथ कुछ गलत हो रहा है, आप स्टैंड अपना क्लियर नहीं कर पा रहे हो। आप छोटी सी बात, अमेरिका खुद डोनाल्ड ट्रंप भारत के पाकिस्तान के हर एक मैटर में हस्तक्षेप कर रहे हैं, करता है, और वो दो तरफा आके इंटरनेशनल बयान भी दे रहे हैं कि मैंने भारत के प्रधानमंत्री को धमकाया, मैंने बोला, वो मुझे खुश करने का प्रयास कर रहे हैं। क्या मजबूरी है कि आप एक सिंगल सा जवाब नहीं दे पा रहे। हेलो नमस्कार दोस्तों, तो आज हम लोग एक बेहद ही सेंसिटिव और बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करने के लिए आए हैं। साथ में हमारे आलोक त्रिपाठी सर। तो आज हम लोग मुख्य रूप से ना भारत के फॉरेन पॉलिसी पे बात करेंगे कि 2014 के बाद कैसे ये पॉलिसी 2025 तक चेंज हुई है, क्या सकारात्मक बदलाव हुए हैं, क्या नकारात्मक बदलाव हुए हैं। क्योंकि देखो, फॉरेन पॉलिसी जो भी हो, इंटरनल पॉलिटिक्स को भले ही इफेक्ट ना करे, लेकिन उस देश के भविष्य को जरूर इफेक्ट करती है। तो इस टॉपिक पे बात करते हैं और देखते हैं आलोक सर की इस पे क्या राय है। सर बताएं। सभी को नमस्कार, आपके व्यूअर को हमारी तरफ से नमस्कार। मेरा नाम आलोक है, जैसा कि अनुज ने बताया। जब हम फॉरेन पॉलिसी की बात करते हैं तो फॉरेन पॉलिसी में एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म होता है नेशनल इंटरेस्ट। 2014 के बाद भारत की राजनीति में कुछ इस तरह का बदलाव देखने को मिला जो फॉरेन पॉलिसी को इंटरनल मीडिया एंटरटेन करने लगा। उसमें ये देखने के बजाय फैक्चुअली कि हमने किसी देश से क्या पाया, क्या खोया, अब इस बात पे फोकस रहने लगा कि कैसे भारत के प्रधानमंत्री की इमेज बड़ी बन गई, भारत विश्व गुरु बन गया, इस तरह की बातें होने लगी हैं। तो ये बदला हुआ सिनेरियो है। जॉर्ज ऑरवेल एक अंग्रेजी फिलोसफर हुए, पॉलिटिशियन हुए, उन्होंने कहा कि 21st सेंचुरी विल बी द सेंचुरी ऑफ पोस्ट मॉडर्न ट्रूथ। यानी जो आपको दिखाया जाएगा वो आप उस पर भरोसा करेंगे, जो एक्चुअली सच्चाई है, जो रियलिज्म है, शायद उस बात पे आप भरोसा ना करें। 1948 में एक किताब लिखी एच.एस. मर्गेंथाउ ने, इंटरनेशनल रिलेशन के बहुत अच्छे स्कॉलर थे। किताब का नाम था पॉलिटिक्स अमंग नेशन। उसमें उन्होंने कहा कि किसी भी देश की अगर फॉरेन पॉलिसी को मेजर करना है, वो मापना है, तो इस बात से मापा जाता है कि नेशनल इंटरेस्ट कैसे गेन किया किसी देश ने। जैसे भारत और किसी अन्य देश से जब भारत संबंध स्थापित करता है तो दोनों का हित जहां पर सामंजस्य बिठाता दिखता है, जिसको एच.एस. मर्गेंथाउ ने बैलेंस ऑफ पावर कहा। तो ये बैलेंस ऑफ पावर नेशनल इंटरेस्ट के इर्द गिर्द पूरी फॉरेन पॉलिसी घूमती है। तो दो घटनाएं। पहली घटना चर्चा में है कि चाबहार बंदरगाह, जो भारत एक परियोजना, बहुत मैसिव परियोजना भारत की है, भारत उसे विड्रॉ कर रहा है। ये खबर बहुत तेजी से चर्चा में है, ट्विटर से लेकर सोशल मीडिया पर लगातार। और ये अमेरिका के दबाव में ऐसा हो रहा है। एक खबर, ये बहुत बड़ी खबर है जो डायरेक्टली भारत के हित को प्रभावित कर रहा है। और अभी हाल ही में इन्होंने रसिया से तेल खरीदना भी कम कर दिया, ऐसा जबकि उनको बहुत सस्ते में दे रहा था। और दूसरी जो खबर है, वेनेजुएला के राष्ट्रपति को ट्रंप ने उठवा लिया। मैं सही कहूँगा, किडनैपिंग कराई। और मुझे अच्छी तरह याद है कि 1947 में जब भारत को आज़ादी मिलती है, आज़ादी जब भारत को मिलती है तो भारत के साथ कई सारे देश आज़ाद होते हैं। बिल्कुल। मसलन लैटिन अमेरिका के देश, अफ्रीका के देश, जो नवोदित देश थे, वो आज़ाद होते हैं। लेकिन आज देखिए, अगर डेमोक्रेसी भारत में जिंदा है, अन्य देशों में तो क्या स्थिति आपको पता है। लेकिन जब भारत आज़ाद हुआ, खुद मुख्तार हुआ, तो भारत के प्रधानमंत्री नेहरू ने फॉरेन पॉलिसी के मामले में नैम का रुख अपनाया। नॉन अलायंस मूवमेंट। ये वो दौर था जब शीत युद्ध का दौर चल रहा था। वैचारिक तौर पर दुनिया दो भागों में बटी हुई थी। एक भाग का नेतृत्व अमेरिका कर रहा था, जो पूंजीवादी विचारधारा थी, कैपिटलिस्ट फिलोसफी थी, कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी थी, और दूसरी विचारधारा थी जो कम्युनिस्ट विचारधारा थी, जिसको लीड कर रहा था यूएसएसआर, सोवियत संघ भी कहते हैं। तो उसमें पूरी दुनिया में दो धड़े बटे। अगर आप यूरोप की बात करोगे तो पूर्व यूरोप और पश्चिमी यूरोप में बट गया। कोरिया, दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया में बट गया। और कई देशों में इस तरह के विभाजन देखने को मिलते हैं, और ये विभाजन आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट पैदा करते हैं। और इस पूरे शीत युद्ध के दौर में भारत ने एक रुख अपनाया कि ना तो यूएसएसआर खेमे में जाएगा, ना अमेरिकी खेमे में जाएगा। वो नॉन अलाइन मूवमेंट को स्ट्रेंथन करेगा, मिस्र के साथ मिलके। गुट निरपेक्ष आंदोलन, मिस्र थे और कई सारे इंडोनेशिया का, अफ्रीका के बहुत सारे देश थे, लेकिन मिस्र, इंडोनेशिया और भारत उसमें प्रमुख था। और ये मुख्य रूप से नेहरू जी की आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहा था कि भाई हम किसी खेमे में नहीं जाएंगे, हम गुटबंदी नहीं करेंगे। हम गुटबंदी नहीं करेंगे, मतलब कि अभी आजाद हुए हैं, एक पावरफुल देश से हटे हैं, हम स्वतंत्र हुए हैं, और फिर हम किसी पावरफुल देश के साथ जुड़ के अपनी स्वतंत्रता पे खतरा नहीं लेंगे। और उन्होंने एक ऑप्शन दिया, जितने भी नए देश उस समय उभर रहे थे, उन्हें स्वतंत्र रह के अपना एक सह अस्तित्व बनाने का।
तो ये एक बेहद ही महत्वपूर्ण था। नैम को मुझे लग रहा है 2014 के बाद पूर्ण रूप से खत्म करने का प्रयास किया गया है, और ये इसलिए नहीं किया गया है कि नैम का महत्व नहीं था, इसलिए क्योंकि नैम को नेहरू जी ने शुरू किया था। और मुझे लगता है कि नैम के साथ जो भी भारत ने गलत किया इन वर्षों में, जो भी उसे महत्व नहीं दिया, जबकि भारत एक तरफा इसको लीड कर सकता था, इसका नेता बन सकता था इन देशों का। नहीं, इस तरह तो कई सारे हैं, सार्क है, नैम है, बिम्स्टेक है, कई सारे इंटरनेशनल गुट हैं। लेकिन यहाँ जो मुख्य जो बात थी, बेलग्रेड में जो सम्मेलन हुआ नैम का, और पहला सम्मेलन जो था बहुत सफल सम्मेलन था। बाद में मुझे याद है, अब मैं जो फोकस करने की बात कर रहा हूँ वो ये है कि इंटरनेशनल कोई घटना अगर ऐसी होती है जहाँ किसी देश का राष्ट्रहित डायरेक्टली किसी दूसरे देश द्वारा अफेक्ट किया जाता है, हम साम्राज्यवादी ताकतों के मुख से निकलकर ही हमने आज़ादी हासिल की। बिल्कुल। तो नेहरू का जो नैम का सिद्धांत था उसमें तटस्थता का मामला नहीं था, उसमें ये मामला था कि हम नैतिक तौर पर जो हमारे लिए ठीक होगा हम वो करेंगे, और हर उस कदम का विरोध करेंगे जो कॉलोनिज्म, इंपीरियलिस्टिक अप्रोच, जो साम्राज्यवादी अप्रोच होता है उसके साथ जाएंगे। जब ट्रंप ने ये मादुरो के खिलाफ कदम उठाया वेनेजुएला में, तो भारत को यहाँ क्लियर कट स्टैंड लेना चाहिए कि ट्रंप का ये कदम नैतिक तौर पर गलत है। इसमें चाइना ने सवाल उठाया, रसिया ने सवाल उठाया, इवन छोटे छोटे देशों ने, ग्रीनलैंड ने सवाल उठाया है। इसके अतिरिक्त अफ्रीका के कई देशों ने सवाल उठाया है, क्यूबा ने प्रश्न किया है, लीबिया ने क्वेश्चन किया है। तो इस तरह के देश अगर क्वेश्चन कर रहे हैं तो भारत तो इस तरह के देशों का एक लीडर था। अब देखिए जो मुख्य बात है, ये कहा जाएगा कि मोदी इज जस्ट डिसमेंटलिंग द फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया। बिल्कुल। और डिसमेंटल करने का मामला क्या है कि आप हर उस कदम के खिलाफ होंगे जो कदम साम्राज्यवाद के साथ जाएगा। और ट्रंप जिस तरह का बयान दे रहा है वो तो पागल हो चुका है। और जो देश आपको अपने नेता के तौर पे देखते थे, जिन्होंने हमेशा से यूएनएससी में आपके परमानेंट मेंबरशिप का भी समर्थन किया है, वो देश भी अब क्वेश्चन करेंगे ना कि भैया आपका स्टैंड ही क्लियर नहीं है, आप साम्राज्यवाद का, आप इस तरीके की तानाशाही का समर्थन कर रहे हो। अब जैसे कि ईरान हमेशा से ही भारत के साथ रहा और भारत का समर्थन कर रहा हर एक मुद्दे पे, मालदीव ने भी करा लंबे समय तक हर एक मुद्दे ने, वेनेजुएला हमेशा से भारत के साथ रहा है। आप यदि उनके साथ तानाशाही हो रही है, उनके साथ कुछ गलत हो रहा है, आप स्टैंड अपना क्लियर नहीं कर पा रहे हो। आप छोटी सी बात, अमेरिका खुद, डोनाल्ड ट्रंप भारत के, पाकिस्तान के हर एक मैटर में हस्तक्षेप कर रहे हैं, करता है, और वो दो तरफा आके इंटरनेशनल बयान भी दे रहे हैं कि मैंने भारत के प्रधानमंत्री को धमकाया, मैंने बोला, वो मुझे खुश करने का प्रयास कर रहे हैं। क्या मजबूरी है कि आप एक सिंगल सा जवाब नहीं दे सकते, आप ट्वीट नहीं कर सकते। आप ये तो तुरंत ट्वीट कर देते हो जब उनको बधाई देना होता है, तब आप तुरंत ट्वीट करते हो माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप। और जब आपको भारत की फॉरेन पॉलिसी को रिप्रेजेंट करना होता है, जब आपको दिखाना होता है कि भैया हमारा इंटरेस्ट हमारे लिए पहला है, हम किसी से डरने वाले नहीं है, झुकने वाले नहीं है, तब आप एकदम मौन हो जाते हो, चुप हो जाते हो। ये आपको इफेक्ट पड़े ना पड़े, लेकिन भारत की जो छवि है पूरे विश्व में, उसको लेके क्वेश्चन होंगे और क्वेश्चन हो भी रहे हैं। अनुज भाई, यहाँ पे एक क्वेश्चन और आ जा रहा है, जैसे कि बहुत सारे लोगों का प्रश्न है कि भारत ऐसी सिचुएशन में है कि क्या अमेरिका को वो सवाल कर सकता है, अमेरिका को टक्कर दे सकता है। बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं और कहते हैं कि भारत की पोजीशन इस समय ऐसी है कि हम अमेरिका से भिड़ना नहीं चाहता, अमेरिका से लड़ना नहीं चाहता है। लेकिन मैं इसका जवाब तलाशने के लिए आपको इतिहास के पन्ने पलटने पड़ेंगे। और जब आप इतिहास का पन्ना पलटते हैं, 1947 में भारत को आज़ादी मिली, भारत की क्या हैसियत थी पूरी दुनिया में। 1956 में वियतनाम वार होता है, और वियतनाम वार में नेहरू यूएन में जाकर, यूएन महासभा में जाकर ये कहते हैं कि अमेरिका को हम हाईली कंडेम कर रहे हैं, अमेरिका का ये कदम साम्राज्यवादी कदम है। होची मिन्ह को चिट्ठी लिखते हैं प्रधानमंत्री नेहरू और कहते हैं कि आप बेशक कम्युनिस्ट देश हैं, हम आपसे पूरी तरह से वैचारिक तौर पर सहमत नहीं हैं, लेकिन अगर अमेरिकी साम्राज्यवाद किसी भी देश को नकारात्मक तौर पर प्रभावित करने का प्रयास करेगा तो इंडिया आपके साथ है। ये सोचिए, आप 1956 की बात कर रहा हूँ मैं। इस्माइल बुद्धा ऑपरेशन के दौरान भी अमेरिका ने कितना, इसको क्रोनोलॉजी में थोड़ा ले चलिए तो बात थोड़ा और अच्छे से रह पाएगी। जैसे पहले तो नेहरू ने किया कि 1956 में अपना क्लियर कट स्टैंड रखा। क्यूबा संकट, जब क्यूबा मिसाइल संकट चल रहा था 1961 में, कि क्यूबा को खत्म करने के अमेरिका पूरी प्रयास कर रहा था, फिर भी नेहरू ने वहाँ स्टैंड रखा और नेहरू ने कहा कि भारत ऐसे हर देश के साथ है जिसका शोषण होगा। एक इंसिडेंट आपको बताता हूँ जिससे ये पता चलेगा कि भारत की ताकत उस समय क्या थी और भारत के प्रधानमंत्री की इज्जत क्या थी उस समय। आजकल देखिए कई लोग कहते हैं ना कि मोदी जी की इज्जत बहुत है, मैं इज्जत बताना चाहता हूँ इज्जत होती क्या है। फिडेल कास्ट्रो आए हुए थे, यूएन का सम्मेलन था। फिडेल कास्ट्रो के पास रहने का कोई स्पेस नहीं था। फिडेल कास्ट्रो अपना झंडा लेकर सबसे पहले जाते हैं नेहरू से मिलते हैं और नेहरू कहते हैं कि कोई साथ तुम्हारे है नहीं, मैं हूँ। ये प्रधानमंत्री थे। और फिर देखिए 2000 में एक इंसिडेंट का और जिक्र करूंगा आपके साथ, एक महत्वपूर्ण इंसिडेंट वियतनाम वार के बाद जो है, जब 1970 के दशक में जब बांग्लादेश के साथ
पाकिस्तान का जो क्राइसिस चल रहा था, जिसमें हिंदुस्तान बांग्लादेश को लिबरेशन दिलवाने के प्रयास में था, उस समय सोचिए कि अमेरिका ने पूरी तरह थ्रेट किया भारत को। बिल्कुल। तब तो भारत एटॉमिक पावर भी नहीं था, लेकिन इंदिरा गांधी अमेरिका के आगे नहीं झुकती हैं। ये बहुत बड़ा मामला है। आप सबको छोड़िए, थोड़ा और आगे चलते हैं। 1987-88 की बात है। मुझे लगता है राजीव प्रधानमंत्री थे उसमें, राजीव गांधी जी। राजीव गांधी जी ने अमेरिका के इंपीरियलिस्टिक अप्रोच को कई बार कंडेम किया, कई बार और खुले तौर पर किया, और उन्हीं राजीव गांधी को अमेरिका का प्रेसिडेंट छाता लेकर न्यूयॉर्क टाइम्स में भी छपता है। ये बात फिर थोड़ा समय और आगे ले चलूंगा। इंद्र कुमार गुजराल जो है भारत के प्रधानमंत्री बने। माना जाता है कि उनके पास तो मेजॉरिटी ही नहीं थी एक्सट्रीम। इंद्र कुमार गुजराल ने अमेरिका के इंपीरियलिस्टिक अप्रोच को कंडेम किया। तो क्या इंद्र कुमार गुजराल से भी गई गुजरी इनकी स्थिति है मोदी साहब की? उसके बाद खैर सोचिए, मनमोहन की बात कर लेते हैं। लीबिया के मामले में, इराक के मामले में, मनमोहन वाज द पर्सन हु वाज अपोजिंग अमेरिका कॉन्स्टेंटली। जब इराक में सद्दाम हुसैन को गिरफ्तार किया, मनमोहन ने अपोज किया। लीबिया में गद्दाफी वाला मामला हुआ, मनमोहन ने अपोज किया। 2008 में मंदी आई, मनमोहन ने खुले तौर पर स्टेटमेंट दिया। 2011 में मनमोहन सिंह ने इंटरव्यू में अमेरिका को अपोज किया। ये मनमोहन थे। 2014 में आपकी सरकार बनती है, और आपके सरकार के बनने के पहले आपके कुछ बयान वायरल होते हैं। चीन को लाल आंखें आप दिखा देते हैं, ऐसी बात करते हैं। मुझे तो लगता है कि पीएम मोदी से बहुत नफरत करते हैं। अगर सीएम मोदी होते तो वो खुद ही अपना वीडियो देखें, शर्म आ जाएगी। जब वो सीएम थे तो जिस तरीके से वो क्वेश्चन करते थे, जिस तरीके से देश के मुद्दों पे बात करते थे, जिस तरीके से फॉरेन पॉलिसी को आगे ले जाने की बात करते थे, करप्शन के खिलाफ जैसे बोलते थे, वो खुद को ही प्रधानमंत्री बनने के बाद कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल कर रहे हैं, और बहुत ही गहराई से कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं, बहुत गहराई से। जब से कि ये बयान दे देना कि उसी देश का रुपया गिरता है जिस देश का प्रधानमंत्री गिरा हुआ है। अब जो है इनके जो न्यूज चैनल वाले हैं, इनके जो कुछ खास एंकर्स हैं, वो बताते हैं कि रुपया गिरने के भी बहुत सारे फायदे हैं, बहुत सारे फायदे हैं। और अब वो उस समय कहते हैं कि भारत को लाल आंखें दिखानी चाहिए, भारत को चीन से डरना नहीं चाहिए, अमेरिका के सामने हमको स्टैंड लेना चाहिए। और अब इनको जबरदस्ती अपने एंकर्स को भेज के बताना पड़ रहा है कि देखो ट्रंप साहब तो फोन कर रहे थे, मोदी जी खुद ही खाने नहीं गए। ट्रंप खुलेआम, देश का राष्ट्रपति, अमेरिका का राष्ट्रपति खुलेआम कह रहा है कि मोदी जी फोन करके हमको कह रहे हैं कि सर क्या मैं मिलने आ सकता हूँ। मोदी जी हमको खुश कर रहे हैं। हाँ, ये बयान सोचिए, हमको खुश कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि सोचो कि एक देश का राष्ट्रपति भारत के प्रधानमंत्री के विषय में कह रहा है कि वो हमें खुश करने का प्रयास कर रहे हैं, वो हमसे फोन करके कह रहे हैं सर मैं मिलने आ सकता हूँ कि नहीं। ये एक प्रधानमंत्री के विषय में कही गई बात नहीं है, ये भारत की संप्रभुता पे उठाया गया एक सवाल है कि क्या भारत के प्रधानमंत्री को ऐसी बात कही जा सकती है? क्या भारत के प्रधानमंत्री को अमेरिका का राष्ट्रपति इस तरीके से नीचा दिखा सकता है? और इस पे एक सिंगल स्टैंड नहीं, एक सिंगल बयान नहीं प्रधानमंत्री मोदी का। ये सबसे ज़्यादा सोचने वाली बात है हमारे लिए कि आखिर हम आज इंटरनेशनल लेवल पे कहाँ खड़े हैं अपने स्टैंड को लेकर। नहीं, ये मुझे लगता है कि बयान से ज़्यादा ये बहुत बेशर्मी की बात है, बहुत बेशर्मी की बात है। मोदी की ऐसी कौन सी कमजोरी ट्रंप ने पकड़ ली है? आप बताइए, छोटे छोटे देश, मुझे याद है मैं उस शब्द का इस्तेमाल तक नहीं कर सकता, ग्रीनलैंड की संसद में ट्रंप को क्या कहा गया। उसने लिटरली बोला है वी फक डोनाल्ड ट्रंप। मतलब एक छोटा सा देश है, आप 145 करोड़ की आवाम है, आप पूरे दुनिया का सबसे बड़ा ग्लोबल मार्केट है। मैक्सिको में खुलेआम क्रिटिसाइज किया है। आपके पास दुनिया का सबसे ज्यादा सस्ता लेबर है, आपके पास दुनिया के सबसे तेज पैने दिमाग है, आप अमेरिका को एक्सपोर्ट इंपोर्ट में आप अमेरिका के प्लस में हैं। इसके बावजूद मुझे समझ में नहीं आता कि मोदी जी की कौन सी कमजोरी पकड़ ली ट्रंप ने। ये तो ऐसा हो गया कि जैसे कोई किसी दोस्ती हुई हो। इंडो पैसिफिक नीति की बात करें तो आज भारत विड्रॉ कर दे, अमेरिका घुटने पे आ जाएगा भारत के आगे, क्योंकि उसकी पूरी की पूरी एशिया में फॉरेन पॉलिसी ही भारत के इर्द गिर्द चल रही है। हिंद महासागर की बात कर लें, इससे जोड़ के देख लीजिए, क्वाड वाला देख लीजिए मामला, क्वाड वाला मामला, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डाला जिसमें इंडो पैसिफिक। तो अमेरिका जिसे भारत की इतनी ज्यादा जरूरत है चाइना को टैकल करने के लिए, हिंद महासागर को अपने कंट्रोल में रखने के लिए, उस भारत के साथ इस तरीके की बयानबाजी वहाँ के अमेरिका राष्ट्रपति कर रहे हैं। और ये ऐसे आसान तो नहीं है सर, ऐसे भारत को बोलना वहाँ के राष्ट्रपति द्वारा। मुझे लग रहा है कि ये कोई ऐसा मुद्दा है, पर्सनल मुद्दा है, पर्सनल इशू है, और वो प्रधानमंत्री का व्यक्तिगत मुद्दा है। स्टेन फाइल तो नहीं है, स्टेन फाइल तो नहीं हो सकता है, हो सकता है, हमें नहीं कहना चाहिए। नहीं, क्यों नहीं कहना चाहिए? इसमें मुझे लगता है कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हो ही सकता है, लेकिन अडानी ग्रुप का शायद कोई मुद्दा हो, क्योंकि अडानी जी के साथ 2-3 मुद्दे हो सकते हैं मेरी समझ में, जहाँ तक मेरी समझ है। एक तो अडानी का कुछ मामला हो सकता है। ऐसे बोलेंगे सर चैनल हमारा ब्लॉक हो सकता है। नहीं, चैनल ब्लॉक नहीं होगा। इसमें मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ कि स्टेन फाइल ऐसा ही मामला हो, मैं एक अंदेशा जता रहा हूँ। अंदेशा, और ये बहुत शर्म की बात है। अंदेशा मैं इसलिए जता रहा हूँ अनुज जी, क्योंकि जब मोदी को कुछ बोला जाता है तो हमको तकलीफ होती है।
क्योंकि वो ट्रम्प एक फासिस्ट व्यक्ति है। बिल्कुल। वो अमेरिका इंडिया को टारगेट कर रहा है, इंडिया को नीचा दिखा रहा है, और इंडिया को नीचा दिखाएगा तो मोदी को नीचा नहीं दिखा रहा है। मोदी इज इंडिविजुअल पर्सन, कैन बी, मोदी हो सकते हैं इंडिविजुअल पर्सन हो, लेकिन हम एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया हमको तकलीफ होती है इस बात से। बिल्कुल। मैं एक छोटा सा इंसिडेंट का जिक्र करूंगा। 2012 की बात है, ओबामा का एक स्टेटमेंट आता है, स्टेटमेंट नहीं आता है, अमेरिका की एक एजेंसी होती है जिसने छापा होता है कि भारत में माइनॉरिटीज के खिलाफ अत्याचार बढ़े हैं। 2012 की रिपोर्ट है। अमेरिका का अल्पसंख्यक विभाग एक रिपोर्ट पब्लिश करता है हर साल। मनमोहन सिंह यहाँ के प्रधानमंत्री। सोचिए कि विदेश विभाग द्वारा भारत के दूसरे दिन हाईली कंडेम किया जाता है कि हम किसी ऐसी रिपोर्ट फर्जी मानते हैं, अमेरिका हमको ह्यूमन राइट्स ना सिखाए। और सबको छोड़िए, विदेश मंत्रालय नहीं, मनमोहन सिंह कॉन्फ्रेंस करते हैं, जिनको आप क्या कहते हैं, रेनकोट पहनकर नहा रहे थे, मोदी जी कहते हैं, और वो व्यक्ति खुले तौर पर अमेरिका के खिलाफ जाकर बात करता है। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप अपनी हैसियत देखिए। आप कहते हो विश्वगुरु हो, यार कैसे विश्वगुरु हो भाई? अभी आज मैं एक बयान पेपर पढ़ रहा था, न्यूज़पेपर, तो एक बयान आया है इनका, ये आरएसएस का सरसंघचालक हैं वो मोहन भागवत, उनका बयान है कि हमारी ड्राइविंग फोर्स धर्म है, इसलिए भारत विश्वगुरु है। मैं कहता हूँ कैसा विश्वगुरु है भाई? आपके देश को नीचा दिखाया जा रहा है, डोनाल्ड ट्रंप द्वारा क्लम्पट आदमी है, ब्लडी कैपिटलिस्ट और फासिस्ट आदमी है वो, बिल्कुल है, वो आपको नीचा दिखा रहा है लगातार बयानबाजी करके, और आप चुप हैं यार। और एक बार अगर थैंक यू बोलते तो तुरंत ट्विटर के रिप्लाई, तो कुल मिलाकर जो भारत की विदेश नीति है, अगर हम पूरा अच्छे से विदेश नीति के कंक्लूसिव पॉइंट पे जाएंगे तो हम 2-3 चीजें कह सकते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है कि नरेंद्र मोदी ने भारत की विदेश नीति की स्पिरिट को बहुत नुकसान पहुंचाया है। हमारी स्पिरिट केवल ये नहीं है कि हम व्यापार कर लें, हम श्रीलंका से व्यापार कर लें, हम उससे कर लें। एक बात कह के बैकग्राउंड करके फिर आपने बात रखिएगा। आपके पड़ोसी देश हैं, आप बताइए कौन कौन से हैं? हम आप बताइए, देश का नाम लीजिए, मैं उसका बताऊंगा आपको। बांग्लादेश संबंध कैसे हैं आप देख रहे हैं? खराब हैं। और बताइए नेपाल की स्थिति आप देख लीजिए। चाइना पूरी तरह से नेपाल के न केवल मार्केट पर बल्कि उसकी इकोनॉमी पर चाइना का कब्जा है। नेपाल कई बार क्रिटिसाइज कर चुका है। ग्रेटर नेपाल का वो मैप जारी करता है, लिपु लेख वगैरह को अपने यहाँ दिखा देता है। और देश का नाम लीजिए। उसके बाद से हम जैसे भूटान की बात करें, एक मिनट मैं भूटान के बारे में बताना चाहूँगा। हाँ बोलिए। देखो, भूटान एक ऐसा देश रहा 2023 तक जिसके फॉरेन पॉलिसी या फिर जो कहते हैं बायलैटरल रिलेशन, वो केवल इंडिया के साथ थे, किसी और के साथ नहीं। बिल्कुल। और ये पहली बार हुआ है हिस्ट्री में कि भूटान ने बायलैटरल रिलेशन बनाने की चाइना से बात करी है। और ये भारत के लिए बेहद ही चिंताजनक विषय है कि भूटान चाइना से बायलैटरल रिलेशन की बात कर रहा है भारत के अलावा। इसके अलावा हम बात करें म्यांमार की, तो म्यांमार तो कब का हाथ से निकल चुका है। म्यांमार हाथ से निकल चुका है। देख रहे हैं आप, एक छोटा सा देश मालदीव है, मुइज्जू वहाँ के राष्ट्रपति हैं। आप लगातार जो है उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा करते रहे, लक्षद्वीप में फोटो खिंचाते रहे, आपको याद होगा। और वो देश पूरी तरह से चाइना के इस समय नियंत्रण में चला। श्रीलंका में आप देख लीजिए, हम्बनटोटा बंदरगाह पे किसका कब्जा है? उसी का है, चाइना का कब्जा है। चाइना जो स्प्रिंग ऑफ पल्स की जो पॉलिसी है उसकी, मोतियों की माला उसी की है ना। उसमें देखिए क्या किस तरह से वो बंदरगाहों को लगातार बढ़ा रहा है। जिसके चाहे आप पीओके की बात कर लीजिए या हिंद महासागर से जुड़ा हुआ प्रशांत महासागर, जितने भी देश हैं, चाइना हर देश, फिलीपींस तक अपने कब्जे में ले रहा है। और आप क्या कर रहे हैं? अभी उसने जम्मू कश्मीर के सक्साम वैली पे दावा किया है ना। एक बात हम करना चाहेंगे। आप लोगों को पता होगा कि जो चाइना की सत्ताधारी पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी। अब देखो, भारत में बीजेपी कम्युनिज्म का हमेशा से ही विरोध करती आ रही है, लेकिन हाल ही में बीजेपी के हेडक्वार्टर में कम्युनिस्ट पार्टी चाइना के सदस्य आते हैं, मेंबर्स आते हैं, नेता आते हैं, और उनके साथ बीजेपी के नेता जो हैं गुप्त रूप से, सोचो कि एक प्राइवेट मीटिंग की जाती है। आप खुद सोचो कि भारत की एक राजनीतिक पार्टी चाइना के सत्ताधारी राजनीतिक पार्टी के नेताओं से अपने मंत्रालय में, अपने आवास में बैठ के गुप्त मीटिंग करती है। भाई कौन सी मीटिंग हुई? और जैसे ये गुप्त मीटिंग होता है, इसके जस्ट बाद क्या होता है, चाइना जम्मू कश्मीर के सक्साम वैली पे दावा कर देता है कि भैया ये मेरा है। एक एंगल और है। एक मिनट। और इस पे भारत का विदेश मंत्रालय एक शब्द नहीं बोलता है। सोचिए कि यदि ऐसा, मुझे तो ये भी सोचने वाली विषय कि इस पे विपक्ष भी सवाल नहीं खड़ा कर रहा है। एक एंगल और छूट रहा है उसमें, जो बहुत महत्वपूर्ण एंगल है कि बीजेपी 2014 के पहले से लेकर आज तक, चाहे आप बात 2011 कर लो, 12 कर लो, अन्ना आंदोलन से लेकर जितना भी आप कर लो, बीजेपी हमेशा राहुल गांधी और सोनिया गांधी को कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना से जोड़ती रही है। कहती रही कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना से इनका संबंध है, ये है वो है। मतलब मैं इसको मैं नॉर्मल वर्ड्स में नहीं कहूँगा, इसको मैं 2-3 वर्ड बोलूँगा, तो शायद चैनल पे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मैं बोलूँगा
इसको कहते हैं घटियापन, गलीजपन, गिरा हुआ, और दुनिया का जो भी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में घटिया वर्ड इस्तेमाल हो सकता है उस तरह की राजनीति है। बिल्कुल है। आप किसी देश के अपोजिशन को किसी दूसरे देश की आइडियोलॉजी से जोड़ के उस देश के साथ संबंध कर रहे हो, संबंधित कर और आपका आईटी सेल लगातार राहुल गांधी, सोनिया गांधी को बदनाम कर रहा है, और आप मतलब आपको बेशर्मी, जिसको कहते हैं ना शर्म लिहाज धो के पी लेना वाली जो स्थिति होती है, अपने आप बोला जाता है, और आप जो है मीटिंग कर रहे हो वो भी आइडियोलॉजिकली आप देखो, आप एक दक्षिणपंथी पार्टी हो और वो पार्टी एकदम वामपंथी पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी है, लेकिन लाभ के लिए मीटिंग कर रहे हो। और बेशर्मी की बात जो आपने बताई कि सक्सगाम वैली पर दूसरे दिन जो है चाइना ने दावत ठोका, तो ऐसा तो नहीं हुआ कि उस मीटिंग में क्या बात है, ऐसी बात तो नहीं हो गई भाई का, तो भाई दावत तो उठना चाहिए भाई, जायज सी बात उठना चाहिए कि आप सत्ताधारी चाइना के पार्टी के साथ एक मीटिंग करते हो अपने हेडक्वार्टर में, प्राइवेट मीटिंग, और उस मीटिंग के जस्ट बाद चाइना आपके सक्साम वैली पे, हमारे सक्साम वैली पे दावत ठोक देता है, और आपका विदेश मंत्रालय एकदम मौन हो जाता है। इसमें एक एंगल और है अनुज भाई, इसका तो मतलब ये भी हुआ कि बीजेपी जो है वो नरेंद्र मोदी को इज्जत नहीं करती। बिल्कुल, बीजेपी को ये फर्क ही नहीं पड़ा कि नरेंद्र मोदी कौन है, बीजेपी को ये फर्क ही नहीं पड़ा कि भारत सरकार को क्या है भाई। इसका तो मतलब यही हुआ, भारत सरकार का स्टैंड क्या है, उस स्टैंड के खिलाफ चाइना बयान दे रहा है आपकी जस्ट मीटिंग के बाद। इसका मतलब मोदी जी कोई हैसियत बीजेपी में भी आजकल बची नहीं है। इसका तो मतलब लॉजिकल मतलब यही होना चाहिए। तो एक लॉजिकल मतलब ये हो सकता है कि मोदी जी खुद ही कह रहे हो भाई कि जाइए, ठीक है। अब मैं बहुत आगे बात नहीं करूंगा, लेकिन ये बहुत मतलब दुखद भी है। मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, आप खुद ऑडियंस से पूछना चाहूँगा हूँ कि आप खुद सोचिएगा कि यदि कांग्रेस या फिर कोई और पार्टी चाइना के सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी के साथ इस तरीके की अपने हेडक्वार्टर में उनके नेताओं को बुला के मीटिंग्स करती, और उस मीटिंग के बाद सेम ऐसा ही हो जाता कि चाइना ने भारत के किसी क्षेत्र पे अपना क्लेम कर देता, तो इसे क्या कहा जाता? आप क्या कहते हैं? बीजेपी इसे किस तरीके से प्रचार करती, भारत की मीडिया इसे किस तौर पे दिखाती? वो भी छोड़ दो, भारत में जो राहुल गांधी जी हैं या फिर विपक्ष का कोई भी नेता मान के चलो कि चला जाता है चाइना, और चाइना से जस्ट लौट के आता है, वो किसी भी कारण से गया, वो घूमने भी गया, तो तुरंत लौट के आता है, लौट के आने के बाद यदि इस तरीके की चाइना क्लेम कर दे भारत के किसी क्षेत्र पे, क्या कहा जाएगा? कहा जाएगा कि देखो, चिल्ला चिल्ला के सभी मीडिया वाले एंकर्स बताएंगे ये देशद्रोही हैं, ये गए थे बात करने कि भाई तुम क्लेम करो, हम तुम्हारा समर्थन करेंगे। और ये किया जाता रहा है हमेशा, राहुल गांधी और सोनिया गांधी पे सवाल खड़ा किया जाता है, क्योंकि एक बार वो लोग गए थे चाइना में, तो वहाँ के कुछ नेता जो हैं, कुछ मंत्री जो हैं, कुछ ऑफिशियल जो हैं, इनका स्वागत किए थे। तो इनका उस फोटोज को दिखा के वायरल किया गया, बदनाम किया गया कि जो भारत का जो कांग्रेस पार्टी है भारत की जमीन चाइना को बेच रही है। तो ये सब सारी चीजें हैं। तो कंक्लूसिव रिमार्क ये है कि नरेंद्र मोदी ने जो लेगेसी थी भारत की, चाहे वो नेहरू की नैतिकता और नेहरू का धैर्य हो, चाहे वो इंदिरा का साहस हो, चाहे वो राजीव की दूरदर्शिता हो, बेबाकीता हो, चाहे मनमोहन सिंह की प्रतिबद्धता, उनकी कार्यप्रणाली, उनकी वैश्विक समझ हो, इन सब सारे चीजों को कलेक्टिवली नुकसान पहुंचाकर भारत की विदेश नीति को धरातल में धंसा दिया है, डिसमेंटल कर दिया है। और आपके पड़ोसी देशों के साथ साथ जितने भी आपके अच्छे दोस्त रहे, चाहे अब रसिया की बात हो, क्यूबा की बात हो, वेनेजुएला की बात हो, ईरान की बात हो, इसके अतिरिक्त यूरोप में जो छोटे छोटे देश, यूगोस्लाविया की बात हो, अफ्रीका के छोटे छोटे देश जहां से आपके संबंध बेहतर बनने शुरू हुए थे 2013 के दौर में। आई हैव रिमेंबर्ड अ इंसिडेंट ड्यूरिंग मनमोहन सिंह टेन्योर इन 2013, जब भारत के घाना से संबंध, द्विपक्षीय संबंध अच्छे बन रहे थे, भारत के मालदीव से संबंध अच्छे बन रहे थे। तो मोदी हैज़ डिसमेंटल्ड ऑल द स्पेक्ट्रम ऑफ फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया। और जिस तरह से मोदी ने नुकसान पहुंचाया, बहुत चिंताजनक बात है। और ये अपने दर्शकों को भी सोचना चाहिए कि किस तरह भारत की विदेश नीति जा रही है। चाहे आप तैयारी कर रहे हो यूपीएससी की, या जो भी आप कर रहे हो, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो, सोचना चाहिए, क्योंकि भारत का नुकसान है ये, और ये मोदी का नुकसान नहीं। मोदी आएंगे, मोदी जाएंगे, बहुत सारे मोदी अभी आएंगे जाएंगे, देश चलता रहेगा। देश प्रधानमंत्री से किसी एक व्यक्ति से बढ़ के होता है, बस इतना ही। तो आप ये मत सोचो कि ये प्रधानमंत्री जी का बयान। और मैं कुछ और बात करना चाहूँगा यहाँ पे, और लास्ट में जोड़ता हूँ, फिर इसको खत्म करता हूँ। हाँ बिल्कुल। कि 2014 के बाद हमने देखो फॉरेन पॉलिसी में क्या नुकसान झेला है। सबसे पहले जो हमारे पड़ोसी थे, जिनके साथ हमारे बहुत ही अच्छे संबंध थे, जिनको हम मान सकते थे कि भाई हमारे किसी भी दुश्मन के साथ हमारे इंटरेस्ट के खिलाफ तो नहीं जाएंगे, नेपाल गया, मालदीव गया, भूटान ने पहली बार बायलैटरल रिलेशन बनाए, आपके हाथ से बांग्लादेश गया, आपके हाथ से म्यांमार तो जा ही चुका है, श्रीलंका में आप पता होगा हम एक बात मैं मिस कर दूंगा, सॉरी टू इंटरप्ट। इंडिया नेपाल फ्रेंडशिप ट्रीटी एक्ट नेपाल ने अमेंड किया है 2 साल पहले। इसके बारे में भी दर्शकों को जानना चाहिए कि जो जिसमें भारत को बिग ब्रदर बताया गया था, उसको उसने अमेंड कर दिया है।
सोचिए। बिल्कुल इसी तरीके से हमने जो कौन सा वो चटगांव पोर्ट, कौन सा पोर्ट था, चटगांव तो यहाँ का है, वो ईरान का चाबहार पोर्ट लगभग खोल दिए हैं। आप खुद बताओ कि अमेरिका हमको कह रहा है कि जुलाई 2026 तक तुम्हें चाबहार पोर्ट छोड़ना होगा। कौन होता है अमेरिका ये कहने वाला कि भारत चाबहार पोर्ट छोड़ दे? यदि चाबहार पोर्ट हम, और भारत के विदेश मंत्रालय ने अपने उस पे जो एक्शंस थे, जो कार्य थे, वो रोक दिए हैं चाबहार पोर्ट पे, पूर्ण रूप से रोक दिए हैं। आप खुद सोचो कि चाबहार पोर्ट मध्य एशिया जाने का एकमात्र मार्ग था हमारे पास, अफगानिस्तान जाने का भारत का इन्वेस्टमेंट हुआ है भाई। बिल्कुल, अफगानिस्तान पैसा है, ये भी सवाल है, भारत का पैसा है, भारत की जनता का पैसा है। और आप अमेरिका से डर के, आप डर के कहें कि क्या कहें, मतलब कि अमेरिका के सामने आप अपने हित के लिए, अपने देश के इंटरेस्ट के लिए एक सवाल एक बार डट के खड़े नहीं हो सकते। कई लोग कहते हैं कि ट्रम्प पागल है, उसका दिमाग। मैं कहता हूँ ट्रम्प चाइना के खिलाफ क्यों नहीं बात करता है, चाइना के खिलाफ क्यों नहीं बात, रसिया के खिलाफ क्यों नहीं बात कर लेता है, फ्रांस के खिलाफ क्यों नहीं बात कर लेता है, आपके ही खिलाफ क्यों कर रहा है? कौन सी कमजोर नब्ज आपने उससे दबा ली है भाई? मतलब मुझे तो सच में बहुत तकलीफ होती है इस बात से कि भारत की फॉरेन पॉलिसी, जबकि आप एशिया में सबसे महत्वपूर्ण देश हो, अमेरिका के लिए भी, अमेरिका की पॉलिसी के लिए, वही तो कह रहा हूँ, इंडो पैसिफिक पॉलिसी के लिए। बिल्कुल। तो आप अपना स्टैंड क्यों नहीं ले पा रहे हो क्लियर? इस पे सवाल होना चाहिए। आप लोग भी सोचिएगा और ऐसे ही बताइएगा, ऐसे ही कमेंट करिए और आपके क्या विचार हैं इस मुद्दे पे। दोनों पक्ष में कमेंट आप कर सकते हैं, यदि सहमत हो तो भी, ना सहमत हो तो भी। और कमेंट करके भी बताइए कि हम लोगों को किन टॉपिक्स पे ज़्यादा बात करनी चाहिए आपके हिसाब से। हम बिल्कुल, आप टॉपिक सजेस्ट कर सकते हैं हम लोगों को, हम बात करेंगे। अभी देखो ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता है कि रिसर्च करें, लेकिन अच्छे से रिसर्च करके उसके बाद हम लोग करेंगे जो भी हो प्रोग्राम। तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस सेमिनार से जुड़ने के लिए, हमारे डिबेट से। ऐसे ही बने रहिए, सब्सक्राइब जरूर करिएगा ऐसे ही एजुकेशनल एकेडमिक डिबेट के लिए। नमस्कार, जय हिंद।